क्या क्योंकि जो एज अ कश्मीरी पंडित आप डिस्प्लेसमेंट का दर्द पिछले 34-35 से झेल रहे हैं, उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि जो सबसे बड़े इश्यूज़ जो इसमें मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या क्या हैं? हमारे इश्यूज़ तो बहुत है जो 35 साल से हल नहीं हो गए। जैसे कि घर वापसी का एक बड़ा मुद्दा था, वो पूरा नहीं हो गया है। जो रिलीफ था, जो रिलीफ 5 साल से नहीं बढ़ा है। महंगाई इतनी हो गई, रिलीफ नहीं बढ़ रहा है लोगों का। नौकरियां यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नौकरियां जो है वो कम मिल रही है, बहुत कम शेयर मिल रहा है हमें। दूसरा कि हमारा जो माइग्रेंट एम्प्लॉय का मसला है, जो सबसे बड़ा मसला, क्योंकि मैं खुद उस दर्द से गुजर रहा हूँ। मेरी रिटायरमेंट में मुझे 35 लाख रुपया कम मिला, क्योंकि मैं उन्हें कहा माइग्रेंट लीव सैलरी आपको मिलेगी नहीं है। और मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही सवाल पूछना है, क्या मैं माइग्रेंट खुद बनाऊँ, क्या आप लोगों ने मुझे माइग्रेंट बनाया? अगर मैं खुद बनाऊँ तो मेरे को कुछ पैसा मत दे दो, मुझे पेंशन भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने मुझे माइग्रेंट बनाया तो मुझे किस बात की सजा आप दे रहे हो? जो रिटायर हो रहा है उसको कुछ नहीं। रिहेबिलिटेशन पे क्या आप कह रहे हैं? रिहेबिलिटेशन जो हमारी चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ कि कश्मीर में वापस जाना है, कोई ऐसी स्कीम बता दो। ये खाली मुंह से हमें नहीं चाहिए कि ज़बानी कोई हमें आश्वासन नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली चाहिए। जो यहाँ पे जो ये बेकार लोग हैं, बेरोजगार है, जिनकी वहाँ बिजनेस थी, अपनी शॉप्स थे, उनको कुछ नहीं मिला। देखिए, ये जो है इन्होंने रिहेबिलिटेशन की बात की, इन्होंने कहा कि बहुत सारे मसाइल है एज अ कश्मीरी माइग्रेंट, एज अ कश्मीरी डिस्प्लेस्ड। अब जो है कश्मीरी यूथ जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो यहाँ पे जिनको नौकरी की तलाश है, जिनको बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है? आशुतोष पंडित। आशुतोष, एज अ कश्मीरी यूथ क्या क्या इश्यूज़ हैं आपके? सर देखो, जॉब जो हमारी 6,000 दिए थे पैकेज में, जो हमारी सीट थी, वो तो आज से 8 साल पहले 10 साल पहले जो हमें कांग्रेस की तरफ से मिली थी। जो नई गवर्नमेंट आई थी, हमें कुछ भी नहीं दिया। और जो हमारे ओवर एज जो यूथ हो गए, उनके लिए भी कुछ नहीं मिला हमें। और बाकी जो हमारे भाई वहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी अकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और हम चाहते हैं कि जो ओवर एज हो गए हैं, उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, जो अपना बिजनेस पर सेटअप कर पाएँ। अच्छा जी। तो अब एज अ कश्मीरी यूथ आपको लगता है कि जो नौकरी है वो सबसे बड़ा इशू आपका? यस सर, वो सबसे बड़ा इशू है। ये आज से 8 साल अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें अभी भी कुछ पोस्ट पीछे पेंडिंग है। पढ़ा लिखा समाज है हमारा, सब दूसरी साइड जा रहे हैं सारे। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। ये हमारी सोसाइटी पे गलत इफेक्ट भी इससे पड़ रहा है। तो देखिए, ये इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो यूथ है। अब जो है मैं जाऊंगा सीधा जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं आपसे ये जानूंगा कि एज अ कश्मीरी पंडित आपने लोकसभा में भी चुनाव लड़ा और अब असेंबली में, क्यों आपको लगा कि आपने दोबारा लड़ना है चुनाव? क्योंकि मैं पिछले 35 साल से जो एक कश्मीरी पंडित, ट्रू पैट्रियट, जिसको कोई मतलब ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम नॉट ए पैट्रियट, 35 साल से मैं अपने देश में खंडित हूँ, अपने देश में मैं विस्थापित हूँ। आज तक मेरे को मिला क्या है, मेरे को किस गवर्नमेंट ने क्या दिया है? आप हमें बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और जो मतलब हमारे मोदी जी बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। यस, आई रेस्पेक्ट हिम विद कोर ऑफ माई हार्ट। बट आज तक उन्होंने कश्मीरी पंडित का कहीं नाम नहीं लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आपने जो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, क्या आपका जहन में कश्मीरी पंडित का क्या मुद्दे हैं और क्या एजेंडा आपने बनाया? कश्मीरी पंडित का मेरा एक एजेंडा है, सबसे पहले घर वापसी। क्योंकि मैं जो हमारे एल्डर्स हैं, जो आज भी अपनी उस मातृभूमि को मिस कर रहे हैं, जो आज भी रो रहे हैं कि हम उस चिनार के नीचे सोते थे, बैठते थे, उठते थे, आज भी वो उस चिनार की भूमि को वहाँ पे मिस कर रहे हैं और यहाँ तपती धूप में अपने आप को खपा रहे हैं। आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और क्या लोगों की चाहत क्या है? सर, आज की डेट में जम्मू कश्मीर के लोगों की ये चाहते, वो टोटली बदलाव लाना चाहते हैं। मैं पिछली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, मैं कोई फेमिलियर बंदा नहीं था, जस्ट ए फ्रेशर, मैं किसी को नहीं जानता था। बट मेरे को तब भी 4,000 वोट मिले, जब मेरे को कोई जानता नहीं था। आज की डेट में जो मैं वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहा हूँ, जो मैं वहाँ पे मिजरीज देख रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर की, आप सबसे पहले रिमोट एरियाज ले लो। रिमोट एरियाज में यहाँ पे कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, अंत्योदय कार है उनके पास और 1450 रुपये उनकी बिजली की बिल आ रही है। अच्छा, एज अ कश्मीरी माइग्रेंट जब आप जगती में रहते हैं, वहाँ के इश्यूज, कश्मीरी माइग्रेंट के इश्यूज, क्या ये भी आपके एजेंडे में है? सर, सबसे पहले मैं भी एक कश्मीरी माइग्रेंट हूँ। जितना दर्द मेरे जो पड़ोसी जगती में रहता है, जितना दर्द उसको उतना ही दर्द मेरे को है, जितना दर्द मेरा है उसके अंदर उतना ही दर्द उसको है। जतिन भट्ट है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, माइग्रेंट जो उनकी विंग है उसके ये लीडर हैं। बहुत सालों से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस
देखिए जितिन, सीधी सी बात कर रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने 90s में कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पे भगाने में आपका एक रोल रहा है। आप पे इल्ज़ाम है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं, आप सेकुलर नहीं हैं। देखिए ये तो पिछले आप पास्ट देखिए, पास्ट में जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी पंडित के लिए किया है, मुझे नहीं लगता है आज तक किसी भी गवर्नमेंट में, क्योंकि सबकी गवर्नमेंट बनी है यहाँ, बीजेपी की, पीडीपी की, सबके साथ। तो अभी पिछले 10 साल से आप देखिए क्या हालत है माइग्रेंट्स की, उसको और पिछले हमारे रिकॉर्ड को आप आपस में मैच कर लीजिए, फिर आप लोग खुद तय करेंगे कि किसने किसके लिए क्या किया। जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई कश्मीर में तो फारूक साहब ने कुछ चीज़ें डिमांड की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो उन्होंने उनकी नहीं मानी इस चीज़ को टैकल करने के लिए। जब कोई चीज़ उभर के आती है ना तो उसको टैकल करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, उसको समझने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स की थी, वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो फिर फारूक साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ी। फिर यहाँ गवर्नर रूल हुआ और गवर्नर रूल में हमारी उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन हमें वहाँ रोक नहीं पाई, वो हमारे लिए वहाँ रुकने का इंतजाम नहीं कर पाए हमारी सेफ्टी के लिए। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद हमारी गवर्नमेंट 1996 में बनी। फारूक साहब पहली बार आए और उस तूफान में आए। आपको पता होगा 1996 में क्या तूफान था, वहाँ पे घर घर में मिलिटेंसी थी, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके वहाँ पे नॉर्मल सी लाई और 2002 तक उन्होंने हुकूमत की और काफ़ी हद तक आप देख लीजिएगा, आंकड़े देखिएगा, बहुत हद तक मिलिटेंसी को काबू किया गया। और उसी दौरान उन्होंने ये पहल भी की कि हम कश्मीरी पंडित जो कश्मीर का एक मेन हिस्सा है उनको वापस वहाँ पे लिया जाए। तो और पहल बड़ी बार की थी, आपको याद होगा जब पहल की थी वापसी के लिए, जो घर वापसी जो हमारा रिहैबिलिटेशन का एक मेन मुद्दा है, वो हम सब की वो चाहत है और तड़प है हम कश्मीरी पंडितों में कि हम अपने घरों में वापस जाएं, उसके लिए भी पहल की थी। फिर वंधामा हुआ, वंधामा का मैसेकर हुआ, छत्ती सिंहपोरा का मैसेकर हुआ। तो ऐसे हालात बने जिसकी वजह से उसमें हमें कामयाबी उस टाइम नहीं मिली। बट हमें पूरी उम्मीद है कि इस इलेक्शन में जब हमें लोग वोट करके हमें कामयाब बनाएंगे और हमारी हुकूमत आएगी, हमारा पहला मुद्दा है, हमारे मैनिफेस्टो में भी पहला मुद्दा हमारा कश्मीरी पंडित की वापसी है, रिहैबिलिटेशन है और बाइज्जत वापसी है। आगे मैं पूछूंगा आपसे, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से डिफेंड कर रही है, पीडीपी के जो माइग्रेंट सेल के प्रेसिडेंट हैं सुनील भट्ट, इनसे हम जानेंगे। सुनील, पीडीपी का तो बिल्कुल ही कहा जाता है कि आप लोग जो है अभी तक आपने एक एमएलसी तक नहीं बनाया है, हालांकि इन्होंने मिनिस्टर भी बनाए हैं प्यारेलाल हंडू की सूरत में वे बैक, तब 30 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए, लेकिन आपने तो कभी कश्मीरी पंडित को एमएलसी भी नहीं बनाया। हालांकि मैनिफेस्टो में आप रखते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप कश्मीरी माइग्रेंट को रीच आउट नहीं कर पाते। ये आपका कहना ज़रूर है कि हमने एमएलसी नहीं बनाया, लेकिन उसके बाद अगर 2002 में जब मुफ्ती साहब आए तो हमारा इम्ताब मट्टू जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया, कुलदीप हुड्डा साहब डीजी बनाए गए। ये पॉलिटिकल पोस्ट ही है जो सीएम के बगैर नहीं हो सकती, ठीक है। जब उसका दिल साफ था कश्मीरी पंडितों के लिए, 2002 में ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई कश्मीरी पंडित के लिए, जो अपना घर बाग बगीचा देखने लगा, उससे पहले ये नहीं था। उसके बाद जो ये रिनोवेशन ऑफ टेम्पल्स हुई, ये भी 2002 से ही स्टार्ट हुई। आप तुलमुला लगाओ, आप मटन ले लो, ये सब जो हुआ है ये 2002 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब आगे सरकार आई वो उन्होंने चला ली। और ये जो टू रूम बेडरूम है, ये 1 रूम था, ये 2 रूम कर दिया। आज भी आप देख रहे हैं, आज बीजेपी ने उसको फिर 1 रूम किया। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा, अगर हमारी सरकार आई तो हम ये फिर 2 रूम सेट रखेंगे। 10 साल से आज बीजेपी आ रही है, मेरे को बताइए एक काम जो उन्होंने किया कश्मीरी पंडित, एनहेंसमेंट ऑफ रिलीफ, जिसपे आपको पता ही है कितने दवाइयाँ लगती है, किडनी फेलियर है, वो उन बिचारों पे उसी पे वो कर रहे हैं, उसी पे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एनहेंसमेंट नहीं हुई, पिछले 2016 में हुई, उसके बाद हुई नहीं। करे कुछ भी ना रखो, कुछ भी नहीं बना रखा, ना नाली साफ। आप अंदर जाके देख लो आप कितनी गंदगी हुई पड़ी। जब पंचायत थी जब तक तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं कैसी भी। ये तो आदर्श गांव है, इसलिए इस गांव को तो कम से कम कहते हैं कि 5 करोड़। जब सरपंच था, जब हाँ सरपंच था, जब था ये, जब तो सीसीटीवी कैमरे लगे, लाइटें लगी हुई थी, सोलर पैनल की सारे में गाँव में पूरे में अंधेरा ही नहीं होता था। और जब से पंचायत खत्म की है, जब से समझ भारी काम हो गया यहाँ पे। विकास तो ठीक देख रहा हूँ जी, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में, थोड़ा सा मैं बात से आप सर कोई विकास नहीं है।
नहीं है। इस रोड पे इतने एक्सीडेंट होते ना, हद से ज्यादा होते हैं। खुद मेरा हो गया है, मैं खुद बताता हूँ। बाजी पे मतलब पानी भर 690 रुपए महीने से शुरू। बहुत सारे कश्मीरी स्थापित समाज के जो यंगस्टर्स हैं वो अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। दीपांशु भी उसमें है, बहुत राइज कर रहे हैं अपनी फील्ड में। दीपांशु, जिस तरह से मैंने बात की, क्योंकि मैं बीजेपी से अभी इस पर जवाब भी दूंगा, कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस पर भी यही सेम ये एक इल्ज़ाम है। जो ये सवाल पूछते हैं, इतिहास में जाते हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोग हैं जिनको कोई भी जानकारी इतिहास की नहीं है। इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। 1990 में वीपी सिंह साहब की सरकार थी। भाजपा के 88 से भी ज़्यादा सांसद उस सरकार का समर्थन कर रहे थे जब LK अडवाणी साहब मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे और मुफ्ती मोहम्मद साहब होम मिनिस्टर थे। ये उन्हीं के कार्यकाल में हुआ जब कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, मंदिर टूटे, हमारी बहनों की आबरू को लूटा गया और न जाने कितने मासूमों की कत्ल हो गए। तब केंद्र में भाजपा की सरकार थी जिसने उस वक्त कोई भी पर्याप्त कदम नहीं उठाया। अगर भाजपा की मंशा इतनी साफ थी, उस टाइम सरकार से रिजाइन कर लेते, उस टाइम पार्लियामेंट का घेराव कर लेते। हमारे नेता आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने उस वक्त पार्लियामेंट का घेराव किया, उस वक्त सरकार को चेताया कि आप जल्द से जल्द CRPF वहां भेजिए, हालात खराब है। मैं आपको ये निमंत्रण देता हूं, आप पार्लियामेंट में जाइए, वहां पे आर्काइव्स उठाइए। भाजपा के ही सांसद मदन लाल खुराना जी ने साफ बोला कि कश्मीर हमारे कंट्रोल में है, कश्मीर में सेफ्टी है, कश्मीर में पीस है, नॉर्मलसी है। मगर सही मायनों में कश्मीर में पलायन हो रहा था, जिनोसाइड हो रहा था। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से जाके पूछिए, जगती, मुट्ठी, पुरखू, मिश्रावाला, बूटानगर, हर एक कैंप में जाके किसी भी कश्मीरी पंडित को पूछिए। आज जो भी कश्मीरी पंडितों के पास है वो कांग्रेस का दिया हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिया हुआ है, चाहे वो PM पैकेज हो, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ, राशन, स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किया, आगे भी करेगी। और कांग्रेस पार्टी के हाथों से कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है हल होगा, बाइज्जत, सुरक्षित। हर एक कश्मीरी पंडित को जब तक हम कश्मीर में अपने घरों में वापस नहीं बिठाते तब तक हम भी वापस नहीं। देखिए, दीपांशु ने अपनी बात कही, कांग्रेस ने अपनी बात की, PDP ने अपनी बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बात की। बीजेपी से जानेंगे कि हीरालाल भट्ट जो है ये डिस्प्लेस्ड यूनिट जो बीजेपी का है उसके बड़े लीडर हैं। हीरालाल जी, सवाल सभी ये उठा रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया। समाज में आपके खिलाफ आक्रोश है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? जो लास्ट में आपने सवाल पूछा मैं उसी का पहले उत्तर दूंगा। आपने कहा कि समाज में आपके प्रतिरोध है। अभी कुछ ही महीने हो गए कि पार्लियामेंट्री चुनाव खत्म हो गए, जिस पार्लियामेंट्री चुनाव में 23,500 तो कुछ वोट्स जो है ना कश्मीरी पंडितों के पड़े पॉलिटिकल पार्टियाँ, उसमें से जाकर के जग जाहिर है, मेरे पास नहीं है, इलेक्शन अथॉरिटी के पास है, आप भी ला सकते हैं, ये सब भी ला सकते हैं। उस 23,000 में से 90% जो वोट है वो भाजपा को ही पड़ा, और जबकि भाजपा का डायरेक्ट कैंडिडेट भी नहीं था तब भी भाजपा के कहने पर उनको पड़ा। ये आपको बताता है कि रोष कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो अभी दीपांशु जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की तो बड़ी वो वाहवाही कर रहे थे, आप मेरी नहीं, जगमोहन जो उस वक्त गवर्नर थे उनकी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, वो पढ़िए आप। उस फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में जो लेटर, ओपन लेटर जगमोहन ने राजीव गांधी को लिखी थी, उसमें वो आज भी जग जाहिर है उसने क्या क्या बातें उनको लिखी थी कि क्या क्या हो रहा है, और आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लीजिए। जब वो नहीं हुआ तो लाखों की तादाद में वो चिट्ठियाँ पूरे देश में बांटी गई, आपको भी पता होगा, सबको पता है, जिसके कारण फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं कैटेगरी में खड़ा किया गया। ये दूसरी बात। तीसरी बात, NC की जो बात चल रही है, जो आज बड़ा, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर फारूक साहब का, जो आज तक इस सत्य को नहीं मानने के लिए तैयार है। वो अभी भी कहते हैं कि इनको जगमोहन ने यहाँ से निकाला। ये डॉक्टर फारूक का कल का स्टेटमेंट, कल का वीडियो है। और इस सत्य को जो हकीकत नहीं मानने के लिए तैयार है, उससे क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? जब हम उजड़ गए, वो एक रात में नहीं उजड़ गए। आप 47 से ही जो हमारी, जो वहाँ पर हुक्मरान रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस या केंद्र में जो कांग्रेस रही, जो उनकी पॉलिसीज रही, जो अपीजमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स मेजॉरिटी रही, हम नहीं कहते कि वो उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन उनकी जो एक किस्म की कम्युनल पॉलिटिक्स रही, उसके शिकार हम हो गए। अब मुझे बताएं कि जो सबसे बड़ा इम्पीडिमेंट था, साइकोलॉजिकल बैरिकेड था जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में, जिसको डॉक्टर फारूक ने कई बार कहा
कि हम दो मुल्कों के बीच में पिस रहे हैं। वो अपने आप को इस मुल्क का भी नहीं मानते, इज ऑन रिकॉर्ड, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो उस 370 को हटाने में सबसे बड़ा जो रोड मैप था, जो कदम था, भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया। सवाल है कि आपने उसके बगैर पिछले 10 साल में क्या किया, उस पर जरा मार। हाँ, 2014 तक हमारे पास जो रिलीफ होल्डर्स है उनका रिलीफ सिर्फ 6,000 रुपये था। 2014 में जब ये सरकार आई तो 2015 में पहला ऑर्डर हो गया। आप गवर्नमेंट से ऑर्डर निकालिए, मेरे से नहीं, हीरालाल भट्ट नहीं कह रहा है, सरकार से रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जाकर के दोनों ऑर्डर निकालिए। 2015 में ऑर्डर निकला, ये 6,500 से पहुंच गए 10,000 पर। 2018 में दूसरा ऑर्डर निकला जिसमें ये 13,000 हो गए। दोनों ऑर्डर भाजपा हुकूमत में हो गया। रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया? रिहैबिलिटेशन में यही बात कर रहा हूँ आपको, रिहैबिलिटेशन इज नॉट क्या आपने मैजिक वांड घुमाई और वापस गए। रिहैबिलिटेशन एक सेंसिटिव मुद्दा है। आतंकवाद अभी सड़कों पर था, वहाँ 370 हटने के बाद ही आतंकवाद में कहीं ना कहीं अंकुश लगा। अभी भी आप देख सकते हो और हम सब कहते हैं कि अभी आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और रिहैबिलिटेशन क्या केंद्र सरकार आंखें बंद करके आपको वहाँ भेज देती? वहाँ पर जो नासूर था, उस नासूर को, फोड़े को जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता, रिहैबिलिटेशन नहीं होती। आप सहमत हैं? बेबुनियाद बातें, बिना तथ्यों की बातें, अपना ही भाजपा का प्रचार, इनकी मैं थोड़ी इतिहास इनको मैं ठीक करना चाहूँगा। 2014 से पहले गैजेट नोटिफिकेशन में हमारी सरकार ने कहा था रिलीफ बढ़ेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, सबको पता है यहाँ पे। उसके बाद इनकी सरकार है बदकिस्मती से वो ऑलरेडी साइन हुआ कब, आप इनसे पूछे हुआ कब? 2015 में ऑर्डर हुआ कि नहीं? ये ऐसे नहीं चलता ना, ऐसे नहीं, सब ऐसे डिबेट नहीं होता, 2015 फैक्ट्स पे में डिबेट क्या चलता होता है। है? आप रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस जाइए, गैजेट नोटिफिकेशन में हमारा नाम है। दूसरी बात, कम्युनलिज्म की बात करते हैं, ये ऐसी पार्टी है जो पीडीपी के साथ अलायंस करती है, मसरत आलम को छोड़ती है, 4,000 स्टोन पेल्टर्स को छोड़ती है, सजाद लोन जो फॉर्मर सेपरेटिस्ट, इनके नेता अशोक कोल जी कहते हैं हमने अपने कोटा से उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आयशा अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर पे लगवाया। और ये बात करते नॉर्मलसी की, ये बात करते हिंदुओं के, इनकी जब इनको मलाई चाटनी होती है सत्ता की, भाई जवान खून है, इनका कहना ठीक है, मैं इसको वेलकम कर रहा हूँ, ये जवान खून है, कुछ भी कह सके, लेकिन आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। आप, मैं ये हिस्ट्री में आप एक बात मेरी पहली पुलिस सुनिए आप। मैं किसी विभाग में भी काम कर रहा था, ये कोई कहेगा कि जाते जाते मेरा सपना आया था ये करना, 2015 के लिए नोटिफिकेशन 2018 के लिए भी इन्होंने पहले करके जगह दी थी क्या? जतिन, एक चीज बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कांग्रेस ने और बीजेपी ये कह रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार। अब ये छोड़िए, मैं आगे की सुना, आगे क्या रोड मैप है आपका कश्मीरी पंडित? हमारा क्लियर कट आप मैनिफेस्टो में देखिए। और हमारी, मैंने आपको पहले ही कहा ना, जैसे बीजेपी ने अभी मैनिफेस्टो बनाया ना, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई, वो किसी को याद भी नहीं रहेगा। आप 14 में जाइए, 14 के जब इलेक्शंस थे ना सर, 14 के इलेक्शंस के इनके मैनिफेस्टो निकालिए, उसमें देखिए क्या डिटेल है। वो अगर इन्होंने की है, अगर वो ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो मैं इन पे विश्वास करूंगा। 14 में इन्होंने बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, 19 में इन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, अभी फिर से आप यहाँ 24 में ये फिर एक लिस्ट बना के आए हैं जिसका कोई इनका रोड मैप नहीं है, सिर्फ लिखाई है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अगर इनको करना होता, 10 साल से कौन है यहाँ पे? दीपांशु, नटशल मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आपका कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी हो रहा है, क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित की जो अपनी घर की पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। एआईसीसी 10 जनपद के, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है पहले कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे। कांग्रेस के साथ है, हर कश्मीरी पंडित के दिल में हाथ है, हर कश्मीरी पंडित के दिल में कांग्रेस है। और आप देखेंगे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों के लिए इतना सारा काम हुआ, वैसे आने वाले दिनों में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कश्मीर। ठीक है, देखिए नहीं बात करता हूँ। ऐसे कश्मीरी पंडित जैसे इन्होंने कहा कि होगा, क्या इन पॉलिटिकल पार्टी से गवर्नमेंट किसकी बनती है, आप क्या चाहते हैं? मैं पहले यही बोलूँगा, जो यहाँ पे ये बहस मुबहसा हो गया इनके दरमियान, इनमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। इनका अपनी पार्टी लाइन ही उतना ही बोलेंगे, सच कोई नहीं बोलेगा। एज ए यूथ क्या चाहते हो आप इस मैनिफेस्टो में, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, यूथ के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो जॉब्स हैं वो पूरी की जाए। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, 2.5 साल से वो लोग शायद ओवर एज भी हो चुके हैं, जिनमें मेरे ब्रदर्स भी हैं, ब्रदर है मेरा, वो फाइट कर रहे हैं, कभी सेक्रेटरी जाते हैं कभी कुछ। इनसे अगर इनकी गवर्नमेंट सेंटर में है तो ये उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, उनको जॉब्स क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, हम चाहते हैं रिहेबिलिट होना, दोबारा कश्मीर जाना। और एक और चीज़ कि न्यू जॉब्स हमें कब तक मिलेंगी? बीजेपी 10 साल से है, 5 साल से डायरेक्टर राज कर रही है। अगर इनको कश्मीरी पंडितों का दर्द है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हमें क्यों नहीं करार देता? अब क्या बाइंडिंग है इनको? महबूबा मुफ्ती रोकती है कि उमर साहब रोक रहे हैं?
कि कोई और हुर्रियत रोक रही, अब तो कोई नहीं ना रोक रहा। अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको करनी और कथनी में बहुत फर्क है सर। और इन्होंने कहा, अभी बीजेपी के जो हमारे यहाँ लीडर है, इन्होंने कहा कि अभी पिछला इलेक्शन देख लीजिएगा पार्लियामेंट का, उसमें हमने किसी को सपोर्ट दिया था। ये ओपनली कहे ना किसको सपोर्ट दिया था, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? सिमर जी, मेरा आज बीजेपी से एक सवाल है। अगर बीजेपी कश्मीरी पंडित के लिए इतनी ईमानदार होती, इतनी सशक्त होती, आज ये मेरे खिलाफ 2 कैंडिडेट नहीं उतारते, ए और बी, अपनी पार्टी और बीजेपी। टोटल फेलियर है भाजपा की सरकार। आप क्या करेंगे अब आगे? हमारा मैनिफेस्टो आएगा, कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करेंगे, इज्जत देंगे, जैसे मेरे नौजवान साथियों ने कहा, रोजगार देंगे, रिलीफ बढ़ाएंगे, राशन बढ़ाएंगे, अच्छी व्यवस्था उनके लिए करके देंगे। मगर सरकार भाजपा से इनसे रोड मैप पूछे, रोड मैप कब देंगे? ठीक है।